नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे एस्ट्रोलॉजर प्रतीक्षा दादीच के नाम से। जैसे जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो कोविड आ गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना पैसा कमाऊँ, अपनी घर, अपनी गाड़ी सब कुछ खरीदूँ। लेकिन मेरे माता और पिता के अलावा इस चीज़ में मेरा सहयोग बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। तो सब लोग हंसते थे कि तुम क्या पंडित बनोगी, गाँव में ऐसे ही बहुत ज़्यादा पंडित घूम रहे हैं, एक ज़्यादा पंडित की हमें ज़रूरत नहीं है। बेशक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक क्लाइंट इंसिडेंट शेयर करती हूँ जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आप मेरी लाइफ की 3 बड़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर दो तो मैं मान जाऊँगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। तो मैंने उनकी कुंडली देखते ही उनको प्रिडिक्ट किया और पता है उन्होंने क्या बोला। इसी से जुड़ी हुई मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि एस्ट्रोलॉजी सच में वर्क करती है। जैसे कि आज हम 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जिनके साथ रिलेशनशिप की बात करते करते मुझे याद आया, क्योंकि आने वाला सावन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सावन है और मैं आप सब लोगों से चाहूंगी कि कोई भी इंसान यदि अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी। आपको करना क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती है और कई लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं होती। तो मैं आपको समझाती हूँ कि असली मैनिफेस्टेशन होती क्या है। इसी के साथ हम बोलते हैं कि कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी मत कराओ, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वो पेरेंट्स को जब बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी कुंडली मैच करवाते हैं और पंडित जी बोल देते हैं कि कुंडली में तो सिर्फ 10 गुण मिलते हैं और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो ब्रेकअप करे। गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट इस जमाने में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वही यदि मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ एक शब्द चैंट करना है और आपके लाइफ में उस शब्द को चैंट करने से पैसों की बारिश हो सकती है। यदि आपको पावर चाहिए तो आप हनुमान जी से कैसे अपनी विश मना सकते हैं, आइए उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो आप में से भी यदि किसी को वहम है ना कि एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती या एस्ट्रोलॉजी झूठी होती है, तो मैं आपके लिए एक ही शब्द बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजर झूठा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे एस्ट्रोलॉजर प्रतीक्षा दादीच के नाम से। मेरे इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ज़्यादा और यूट्यूब पे 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे देखा होगा मंदिरों के बारे में बताते हुए, रेमेडीज़ के बारे में बताते हुए और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री का ज्ञान देते हुए। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आप सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स का समाधान भी बताऊँगी। लेकिन आप में से कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन छुपा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर प्रतीक्षा के पीछे एक छोटे से गांव से निकल के जो लड़की इतना आगे आई, वो भी राजस्थान में रहते हुए, आज मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि मेरे जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और इसमें मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपना पूरा नाम। मेरा नाम प्रतीक्षा दाधीच है। दाधीच यानी कि आपने कई कथाओं में सुना होगा दधीची ऋषि के बारे में। हम उन्हीं की संतान हैं। दधीची ऋषि जिन्होंने देश के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, हम उन्हीं की वंशज हैं। इसीलिए मेरे भी नाम के आगे दाधीच लगता है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस करती हूँ। मैं यदि अपनी बात कहूँ तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान के एक छोटे से ज़िले जिसका नाम चूरू है, उसके एक छोटे से कस्बे से आती हूँ, जहाँ पे आज भी लोग यही चाहते हैं कि औरतों का काम चूल्हा चौका करना है और साथ ही साथ घर संभालना है। यदि कोई औरत चाहे कि वो अपना करियर बनाए तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, बचपन की बात है, मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
जैसे कि कोई भी घटना होने वाली होती थी, कोई मेहमान आने वाले होते थे, किसी के रिज़ल्ट का स्कोर आना होता था, या फिर मेरा ही रिज़ल्ट क्यों नहीं आना होता था, मैं पहले से ही अनुमान लगा लेती थी कि ये क्या हो सकता है, और उसमें से अधिकांश चीज़ें सत्य निकलती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशंस हैं, मैं ये भी नहीं जानती थी उस समय में कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता मिलता गया। जब मेरे करियर की शुरुआत हुई तो उसके पीछे मुझे कभी नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते मैं एक दिन देश की बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी। लेकिन यही मैं बोलती हूँ सबको कि यदि आपको भगवान कोई भी रास्ता देता है ना, तो उस पे चलना नहीं है, उस पे हमें दौड़ना है। यदि भगवान आपको एक थाली परोसता है ना, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें उसके सारे व्यंजन चखने हैं। जैसे कि मैं शुरुआत करती हूँ, जब मैंने कक्षा 10 पास करी तो हमारे घर के जस्ट पीछे एक मंदिर हुआ करता था। आज भी वो मंदिर है, शिव जी का मंदिर था। मैं शिव जी की बहुत सेवा करती थी और मैं आज भी शिव जी पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैं उनकी पूजा करती थी, हम डेली वहाँ पे कलश डालने भी जाते थे। अभी क्या होता है ना, वो शिव जी का मंदिर हमारे ही परिवार से था। हम सब जानते हैं जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तो सब अपने घर की सफाइयां करते हैं। वैसे ही उस मंदिर के पुजारी जी ने कोशिश की कि वो मंदिर की सफाई करें, और उसी समय हम सब वहाँ पे एकत्रित थे, मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे। जब वहाँ पे बहुत सारी बुक्स निकली और उन्होंने सोचा कि ये सब बुक्स किसी काम की नहीं है और इनको हम कबाड़ में बेच सकते हैं, तब मैंने उनसे पूछा, हिचकते हुए झिझकते हुए, कि क्या ये मैं किताबें अपने साथ ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनमें देखा कि वहाँ लिखा हुआ था कि आप भविष्य जान सकते हो। तो वो सब पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई। मैंने उन पंडित जी, जो रिश्ते में मेरे दादाजी भी लगते हैं, मैंने सोचा एक बार इनसे पूछ के देखती हूँ, या तो ये डांट के भगा देंगे या फिर ये मेरी सहायता करेंगे और मुझे ये बुक्स लेने देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये किताबें अपने साथ ले जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी 3-4 महीनों की छुट्टियाँ हैं और मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा ही हंस के जवाब दिया कि ले जाओ, कोई बात नहीं। पर उन्होंने मेरे को एक छोटा सा जिसको हम बोल सकते हैं मजाक भी किया कि ये सब चीज़ें करके क्या ही मिलता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स घूमते हैं, कुछ नहीं भविष्य इनका, इससे अच्छा अपनी पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो। लेकिन मैंने भी उनकी बातों को हंसी में टाला और सारी किताबें अपने घर पे ले आई। घर पे लाके एक अलमारी में सजा के रखी। उसके बाद में जैसे जैसे दिन गए मैं एक एक किताब पढ़ना स्टार्ट करी। कभी अपनी मम्मी का हाथ लेती तो कभी अपने पिताजी का हाथ लेती और उनको उनकी रेखाओं का रहस्य बताती। कभी अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ लेती तो कभी अपनी बहन की डेट ऑफ बर्थ लेती और उनको बताती कि आप आगे जाके ये कर सकते हो, आप आगे जाके वो कर सकते हो। जब मैं धीरे धीरे बताने लगी तो शुरू में सब हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन अपने माता पिता के सहयोग के कारण मैं इतना आगे बढ़ गई, क्योंकि वो हमेशा सहायता करते थे, वो हमेशा सहयोग करते थे। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, एक टाइम आया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई अपनी प्रिडिक्शंस को लेके। जैसा अपने टीचर्स को बताती थी कि आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगी, जिसके कारण स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई कि प्रतीक्षा दादीज को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। उस ज्ञान से मुझे बहुत ज़्यादा सहायता हुई कि स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चे सब मुझे बहुत ज़्यादा सहायता करते थे और साथ ही साथ मुझे सराहते भी थे कि उसके पास एक हिडन टैलेंट है और उसको एस्ट्रोलॉजी आती है। तब मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि जिस प्रतीक्षा दादीज को बचपन में लोग इग्नोर किया करते थे, आज मेरी इसी नॉलेज के कारण सब इंसान मेरे पास आके मुझसे बात करना चाहते हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसा होने से मेरी रुचि इस चीज़ में और भी ज़्यादा बढ़ी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं इस चीज़ में और भी ज़्यादा डीपली घुसती गई, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाती गई और लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस करती गई। जैसे जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो कोविड आ गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना पैसा कमाऊँ, अपनी घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ खरीदूँ। लेकिन मेरे माता और पिता के अलावा इस चीज़ में मेरा सहयोग बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। जब मैं शुरू में अपने करियर की शुरुआत करने लगी तो सब लोग हंसते थे, या फिर कई लोग मुझे रोकने की कोशिश करते थे, ये कह के कि तुम क्या पंडित बनोगी, गांव में ऐसे ही बहुत ज़्यादा पंडित घूम रहे हैं, एक ज़्यादा पंडित की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी समय में मेरे माता पिता ने मेरी बहुत सहायता करी। जैसे बोलते हैं ना कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि एक बेटी की सक्सेस के पीछे भी उसके माता और पिता दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है।
उन्होंने अपने परिवार और अपने समाज सबकी बातों को टाला और मेरी सहायता करी मेरे करियर में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने उस समय पे मुझे एक कैमरा दिलाया और मेरी सहायता करी वीडियो शूट करने में। मेरी मम्मी मेरे साथ पॉडकास्ट में जाने लगी, मेरे पिताजी मेरे साथ ट्रैवल करने लगे अपने काम को पीछे रख के। उन्होंने मेरी सहायता करी, उन्होंने मुझे सराहा और यही बोलते गए कि नहीं, मेरी बेटी सबसे अच्छी है, एक दिन वो सब हासिल कर लेगी। ऐसे ही करते करते जब कोविड आया, मैंने एक एप्लीकेशन ज्वाइन करी। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास सच में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट तो है। वो इसलिए पता लगा कि जब मैं लोगों से बात करती थी तो लोग मेरे पास एक बार तो आते थे, लेकिन बात करने के बाद में वो मेरे परमानेंट क्लाइंट बनने लगे। मेरी बातें बहुत ज़्यादा सच होने लगी और ऐसे ही करते उस एप्लीकेशन पे मैं वहाँ की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बन गई और 2021 में मुझे वहाँ पे नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर के खिताब से भी नवाजा गया। ऐसा सब होने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ा, जिससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने काम को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, मुझे लोगों को दिखना है और मैं चाहती थी कि लोग मुझसे इंस्पायर हो। मेरे गांव की जो लड़कियां हैं वो मुझसे इंस्पायर हो, वो मुझे देख के अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करें। ऐसे ही 2022 में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। शुरू में मैंने खुद से ही एडिटिंग सीखी। मेरी मम्मी मेरा शूट कर दिया करती थी, कभी मेरे पिताजी मेरा शूट कर दिया करते थे और मैं बैठ के उनको एडिट करती थी और अपलोड करती थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। देखते ही देखते 2024 आया तो नए साल के साथ साथ मैंने अपने 50K होने का केक भी काटा। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वो एक ऐसा दिन था जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, जो 5 साल की प्रतीक्षा सपने देखा करती थी कि एक दिन वो भी टीवी पे आएगी, या फिर काजोल और अंजलि को देख के वो इंस्पायर हुआ करती थी कि वो भी कैमरा के सामने बातें करेगी, लोग उसको सुनेंगे, लोग उसको जानेंगे और लोग ये कहेंगे कि मैम मैं आपका फ़ैन हूँ या मैम मैं आपकी फ़ैन हूँ। ऐसा जान के या ऐसा सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे पता लगा कि यार ये बातें धीरे धीरे सच होने लगी हैं, तो आत्मविश्वास की एक और सीढ़ी मैंने ऊपर जाके चढ़ी। अब समय आया 2024 का, जहाँ पे मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट किए और कई लोगों ने मुझे सराहा मेरी प्रेडिक्शंस को लेके। करते ही करते आज मेरे 2.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं और 5 लाख मेरे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स हैं। यदि आप भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी स्टोरी जान के आपको लगा तो होगा कि स्टोरी में तो दम है, लेकिन क्या आपको ये विश्वास हो गया कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है या नहीं करते? बेशक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है या फिर नहीं होता, उनको ये लगता है कि ये शायद वहम की चीज़ें हैं या ये सिर्फ झूठ हैं। तो आज मैं आपके साथ एक क्लाइंट इंसिडेंट शेयर करती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास वैसे ही आप जैसे एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आप मेरी लाइफ की 3 बड़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दो तो मैं मान जाऊँगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। मेरे पास 2025 के दिसंबर में एक क्लाइंट आए जिन्होंने ये बोला कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आया हूँ, आज तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिला और मेरा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है बट एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती। उन्होंने मुझे बोला कि मैम बातें सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ प्रूफ दे के दिखाएं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपना कोई भी बैकग्राउंड मत बताओ, आप मुझे मत बताइए कि आप क्या जॉब करते हैं, ना ही आप ये बताओ कि आप कहाँ से आते हो और आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। आप मुझे सिर्फ अपने पाम की पिक्चर्स, अपने फेस के पिक्चर और अपनी कुंडली की डिटेल्स, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे दीजिए। मैं आपके बारे में बताती हूँ कि आप कौन हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कैसे हैं, लाइक आपका नेचर कैसा है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और क्या सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने उनकी कुंडली देखते ही उनको प्रिडिक्ट किया कि फर्स्टली आपकी मैरिज लाइफ में इश्यूज़ हैं या मोस्टली आपकी मैरिज होते होते टूटी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम 2 महीने पहले ही मेरी सगाई होकर टूट गई थी। दूसरी बात मैंने उनको बताई कि आपके लाइफ में आपकी एक बार जॉब ज़रूर जाएगी, यानी कि आपके लाइफ में एक सडन डाउनफॉल ज़रूर आएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, यानी कि उस डाउनफॉल के बाद में आप राइज करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम अभी मेरा जो टाइम चल रहा है ना वो डाउनफॉल का ही चल रहा है। पिछले ही महीने मेरी जॉब भी चले गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सगाई भी टूट गई, मेरी जॉब भी चले गई, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। और तीसरा मैंने उनको बताया कि आपको अपनी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको अपने स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ पे फोकस्ड
फोकस्ड रहना चाहिए। यदि आपको थोड़ा सा भी इशू होता है ना, तो जाके आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और पता है उन्होंने क्या बोला कि मैम मुझे बॉडी में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती, जस्ट मुझे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको भी शॉक किया अपने प्रिडिक्शन से। तो आप में से भी यदि किसी को वहम है ना कि एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती या एस्ट्रोलॉजी झूठी होती है, तो मैं आपके लिए एक ही शब्द बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजर झूठा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती। बड़े बड़े पंडित जो होते हैं या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, सब लोग इस चीज़ से मदद लेते हैं अपनी लाइफ की पहेली को सुलझाने के लिए। इसी से जुड़ी हुई मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि एस्ट्रोलॉजी सच में वर्क करती है। जैसे कि आज हम 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जिनके साथ रिलेशनशिप में टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले आते हैं एरीज, दूसरे होते हैं लियो और तीसरे होते हैं स्कॉर्पियंस। तो आप में से यदि किसी का उनके साथ रिलेशन है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। ये तीनों ही जो ज़ोडिएक साइन होते हैं ना, एरीज और स्कॉर्पियो की बात करें तो वो जो कनेक्ट करते हैं वो मार्स से करते हैं। उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मंगल होता है और लियो का जो रूलिंग प्लैनेट होता है ना वो सन होता है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में यदि बात की जाए तो सन और मार्स दोनों फायर एलिमेंट हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, आपको फील होता है कि आपके लाइफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी इनके साथ। लेकिन एक बार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तब आपको धीरे धीरे पता लगता है कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं आपसे ज़्यादा, और साथ ही साथ उनके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको देखते हुए। तो आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं गलत बंदे या बंदी के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गया, क्योंकि इन 3 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों को झेलना ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ये आपको रूल करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप इनकी सुनो, ना कि आप इनको ज्ञान दो या फिर उनको आप कोई लेक्चर सुनाओ। तो इनकी जब तक सुनते रहोगे ये बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे, और यदि इनकी आप नहीं सुनोगे तो ये आप में कमियां निकालने लग जाएंगे। अभी आपके भी पार्टनर इन साइन में से आते हैं या नहीं आते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वही यदि दूसरी तरफ हम बात करते हैं जिनके साथ यदि आप रिलेशनशिप में आ गए तो समझो आपके जीवन से कभी भी मौज मस्ती नहीं जाएगी। यदि हम बात करें तो वो साइन होते हैं फर्स्टली जेमिनाई। जेमिनाई का जो रूलिंग प्लैनेट होता है ना वो मरकरी होता है, और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट होता है जो बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती वाला प्लैनेट होता है। यदि आप किसी जेमिनाई रूलिंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में असली फन किसे कहते हैं। एज वेल एज आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है या फिर लिब्रा है, तो वो भी आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर पाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि आपके पार्टनर कौन से हैं, कौन से ज़ोडिएक साइन से आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी इन ट्रेट से मैच करती है या नहीं करती। और करेगी तो आपको ज़रूर विश्वास होगा कि आपके पार्टनर्स भी ऐसे ही रूल होते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी वर्क करती है। तो कई बार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं और हम उनका कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। और कंपैटिबिलिटी चेक करने का मतलब ये नहीं होता कि 1 वालों की 8 वालों से नहीं बनती, 1 वालों की 7 वालों से नहीं बनती। उसमें हमें प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करना पड़ता है कि किस बंदे का प्लैनेट्स एक्टिव है और किसके नहीं हैं। उसी बेसिस पे हम लोगों को ये बताते हैं कि आपकी मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे 2025 में ही, जिनको मैंने बताया था कि आपका रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा है, बट जब आपका रिलेशनशिप 2 साल से ज़्यादा का हो जाएगा, यानी कि नया नया रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो रिलेशनशिप थोड़ा सा पुराना होने लगेगा ना तो आप दोनों का ही इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। उस वक्त वो क्लाइंट मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने ये बोला था कि नहीं मैम, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है और हम पिछले 7 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन 3 दिन पहले ही वो लड़की मेरे पास वापस आई और उन्होंने बताया कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग गई। ऐसा हम किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, किसी इंसान का शुक्र और चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और यदि वो दोनों चीज़ें दोनों पार्टनर्स में एक साथ एक्टिव हो जाए तो हम यही बताते हैं कि शुरुआती रिलेशनशिप में दोनों का ही अफेक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे 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 थोड़ा सा पुराना रिलेशनशिप होता जाएगा ना, एक दूसरे से इंसान बोर होने लग जाएंगे और एक दूसरे की कमियां देखने लग जाएंगे, और दोनों को ही पसंद नहीं होगा कि कोई इसकी कमी बताए, इसीलिए वो रिलेशनशिप फेड होने लग जाते हैं। रिलेशनशिप की बात करते करते मुझे याद आया, क्योंकि आने वाला सावन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सावन है। सबसे पहले
पिछले ही साल 2025 में एक न्यूमरोलॉजिकल ईयर का जो है वो एंड हुआ है, अब 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि नई शुरुआत हुई है। तो ये जो सावन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सावन है। और मैं आप सब लोगों से चाहूँगी कि कोई भी इंसान यदि अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी, और रिलेशनशिप वालों के लिए भी मैं लास्ट में एक रेमेडी शेयर करूँगी। सो वीडियो देखते रहें बिना स्किप करें। लेकिन पहले मैं आपके साथ ये बताऊँगी कि आप अपने करियर के लिए कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हो जो आप सावन में करेंगे, लेकिन वो पूरे साल आपका बहुत साथ निभाएगी और अगले सावन तक आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, सावन में बहुत सारे सोमवार आते हैं, कभी 4 आते हैं, 5 आते हैं, लेकिन इस सावन में आपको 2 सोमवार में शिव जी के मंदिर ज़रूर जाना है। करना क्या है, आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, फॉर एन एग्जाम्पल आपका बर्थ डेट जो है वो 19 है तो आप 19 राइस ले लीजिए। आपका बर्थ डेट 11 है तो आप 11 राइस ले लीजिए। मुट्ठी को बंद कीजिए और उसके बाद में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कीजिए शिवलिंग के पास में बैठ के। यदि मंदिर में जगह नहीं हो तो आप बाहर पे मंदिर प्रांगण में बैठ के कहीं पे भी विश कर सकते हैं। ऐसा करके आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, कैश फ्लो हो, पैसा किसी को उधार दिया हो वो वापस नहीं मिल रहा हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों के सॉल्यूशन को आप मैनिफेस्ट कीजिए और अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग पे वो सारे चावल आप चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से अगला सावन आने से पहले पहले आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रूव होने लगेगी और आपकी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होने लगेगी और रियलिटी में चेंज होने लगेगी। अब यदि आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कच्चा दूध लेना है और आप कोशिश कीजिए उस कच्चे दूध में आप गुलाब जल मिलाइए। ये प्रोसेस आप अपने घर से ही करके लेके जाइए और शिवलिंग पे जाइए और अपना और अपने पार्टनर का नाम लेके, सिर्फ एक बार आप अपना नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उसके बाद में ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वो जल चढ़ाना है। फिर जो शिवलिंग से जल निकलता है ना उसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने घर पे लेके आना है और आपको कोशिश करनी है कि जहाँ पे आप रहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपका बेडरूम है, आपकी पीजी है या फिर कुछ भी है, वहाँ पे आपको उस जल को स्प्रे करना है जिससे वो पॉजिटिविटी आपके पूरे रूम में रहेगी और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। उस स्पेसिफिक दिन पे आपको पॉजिटिव सोचना है, कोशिश करना है कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आती है तो उसको उसी वक्त आपको दिमाग से निकालना है और उस स्पेसिफिक दिन पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। इसी से जुड़ती हुई मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि जब मॉनसून चलता है ना तो बाहर तो परेशानी देखने को मिलती ही है, वैसे ही घर में भी हमें बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी, कपल्स में लड़ाई होने लग जाएगी, कैश फ्लो कम हो जाएगा, अचानक जॉब में इश्यूज आने लग जाएंगे। उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है आपको वेडनेसडे के दिन पे एक प्लांट ज़रूर लगाना है। मैं इस वीडियो में आपको 3 प्लांट्स बताऊंगी, तीनों में से एक प्लांट आपको ज़रूर लगाना है। आप या तो जेड प्लांट लगाइए या फिर मनी प्लांट लगाइए या फिर कोशिश कीजिए तुलसी का पौधा लगाइए। इसको करना क्या है, इसको करने की एक प्रोसेस होती है। फर्स्टली आपको मरकरी के दिन पे ही उस पौधे को लाना है। मरकरी का दिन होता है बुधवार, आप बुधवार के दिन जाइए, वो पौधे को खरीद के लेके आइए, उसको अपने हाथों से ही गमलों में सेट कीजिए और नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। ये हमने बुध को ही क्यों किया, क्योंकि बुध जो होता है ना वो हमारे घर के वास्तु के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हमारे घर में बुध को पॉजिटिव कर लिया तो 99% वास्तु दोष जो है वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन पे इन 3 पौधों में से एक पौधा लगा के रखने से घर का वास्तु जो है वो अपने आप पॉजिटिव होने लगता है। आपको सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है, जैसे उसमें पानी डालना, उसको क्लीन करना, टाइम टाइम पे उसकी कटिंग करना एंड ऑल। ऐसा करने से घर का वास्तु तो पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ आपके लाइफ में फाइनेंशियली गेन्स भी होने लग जाएंगे। आप में से कई बार लोगों ने सोचा होगा कि सावन का सोमवार का व्रत करना सिर्फ मम्मी दादी की कही हुई कहानियों में आता है और उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकली बेनिफिट नहीं होता है। यदि आपको भी ये वहम है तो आइए मैं आपका ये वहम निकालती हूँ। देखो, सोमवार का ही व्रत क्यों करते हैं सावन में, क्योंकि सोमवार जो होता है ना वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और आपने देखा होगा कि कई बार लोग बोलते हैं शादी नहीं हो रही सावन का सोमवार करो, मैरिज लाइफ नहीं चल रही सावन का सोमवार करो। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट जानते हैं। देखो, जब हम सावन के सोमवार में सोमवार के दिन पे व्रत करते हैं ना तो हमारा चंद्रमा जो है
एक बार व्रत करने पे 10% बढ़ता है, तो सावन के सोमवार में करने से वो 100% बढ़ता है। अब हमने चंद्रमा को ही क्यों बढ़ाया? जिस भी लड़की या लड़के के चार्ट में चंद्रमा अच्छा होता है ना, उसमें पावर होती है मोहने की पावर। जैसे कि आपको भी पता है कि मैरिज कब टिकती है? जब आप अपने पार्टनर को लेकर अट्रैक्टेड फील करते हो। यदि आप में अट्रैक्शन और अफेक्शन की कमी आ जाए अपने पार्टनर को लेकर, तो कुछ भी करके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही होती है। इसीलिए यदि कोई भी इंसान मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको सावन का सोमवार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे चंद्रमा स्ट्रांग होता है और चंद्रमा स्ट्रांग होने से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की पावर क्रिएट कर लेते हो। और जब आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो जाए तो आपकी मैरिज लाइफ में कभी भी इश्यूज़ नहीं आते। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि आप पीरियड्स में व्रत नहीं कर सकते हो, या फिर आप पीरियड्स में भगवान की मूर्तियों को टच नहीं कर सकते हो, या फिर आप हनुमान चालीसा या शिव चालीसा, शिव जी की आरती कुछ पढ़ नहीं सकते हो। देखो, हम भगवान की मूर्तियों को टच नहीं करते हैं। इसके पीछे का जो कारण है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी मंदिरों में भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है ना, तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत टॉप लेवल पे हो जाती है। आप सोचो, जब आप एक पत्थर को भी डेली पूजने लग जाओगे ना, तो वो पत्थर भी मैग्नेट का काम करेगा, यानी चुंबक का काम करने लग जाएगा। इसी तरीके से जब हम हमारे घर में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो हमारे घर की जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान की फोटोज है, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जीज आ जाती है। लेकिन जब लड़कियां पीरियड्स में होती है तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन रहती है, यानी कि एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है। इसीलिए साइंटिफिकली या एस्ट्रोलॉजिकली बोला जाता है कि आप भगवान के मंदिर में मूर्तियों को टच ना करें। लेकिन आप व्रत कर सकते हो, आप भगवान के मंदिर जा सकते हो, वहां पर बैठ के आप उनका नाम ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मूर्तियों को टच ना करें। मैं ना हर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को ना प्रैक्टिकल तरीके से आजमाती हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ा, तो सबसे पहले मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, फिर अपने स्पेसिफिक क्लाइंट पे करती हूँ, देन ही मैं उसको एक प्रूवन रेमेडी के लिस्ट में डालती हूँ। मैंने खुद ने अपना एक एनालिसिस बनाया, मैंने खुद ने शिव जी की पूजा करी सावन के टाइम पे, मैंने अपने कई क्लाइंट से करवाई। उनको पूजा करने के बाद ना अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट मिलता है, क्योंकि सावन के सोमवार में या फिर सावन में जब हम शिव जी की पूजा करते हैं ना, तो हमारे 2 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहला चंद्रमा और दूसरा राहु और चंद्रमा 2 ही ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए लाइफ में क्या होता है, हमें पाथ पता होता है, हमें हमारे ड्रीम्स पता होता है, हमें पता होता है कि हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड पे, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रहता। यदि आपके भी साथ ऐसा होता है ना, तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप पूरे सावन में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से शिव जी की पूजा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, प्रॉपर समर्पित होके पूरा डेडिकेशन से आप यदि पूजा करते हो ना, तो आप देखना आपका मेंटल लेवल, आपका थॉट्स लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आप अपने थॉट से ज़्यादा एक्शंस पे वर्क करने लग जाओगे। और अगला सावन आने से पहले पहले आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने एकदम सही कहा था। सावन की बात चल ही रही है ना, और मैंने जब चंद्रमा और राहु के बारे में भी बात कर लिया, तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी। आपके दिमाग पे यदि कोई भी थॉट आता है और यदि उस थॉट के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में आप 21 डेज़ कंटिन्यू सोचते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देती है। इसे ही हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती है और कई लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं होती। तो मैं आपको समझाती हूँ कि असली मैनिफेस्टेशन होती क्या है। आपके थॉट्स और आपके एक्शंस के बीच का एक रास्ता होता है ना, उसे ही हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आप देखिए, आप कई बार ब्लैक कलर के बारे में सोचोगे तो आपको आपके आसपास के बहुत सारे ब्लैक ऑर्नामेंट दिखने लग जाएंगे। आप वाइट चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको वाइट चीज़ें दिखने लग जाएगी। आप दिमाग में बिठाओ कि मैं ब्लू कार खरीदूंगा, तो आप रास्ते पे देखोगे ना, तो आपको ब्लू कार्स बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? आपने उस चीज़ के बारे में रिपीटेडली सोचा, आपने जब सोचा तो वो चीज़ें आपका दिमाग पढ़ने लग गया। अब आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करने लगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मान लीजिए आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है,
तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे कि मैं एक एक्टर बन गया हूँ, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या फिर मैंने एक अच्छा बिजनेस कर लिया है, तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी जो आपको अपने उस रिजल्ट्स तक लेके जाएगी, यानी कि उस रिजल्ट तक ले जाने का रास्ता है। अब मैनिफेस्टेशन करने का ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल तरीका भी होता है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 एस्ट्रोलॉजिकल तरीके शेयर करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप उन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल तरीकों को फॉलो करें। सबसे पहला, वाटर मैनिफेस्टेशन। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप मेरे पास पानी लेके आइए, और हमने यदि 4 लोगों की बुराई कर दी ना, तो मैं उस पानी को नहीं पीऊँगी। मैं यही समझूंगी कि ये पानी एक जहर का काम करेगा। और मैं यदि किसी पानी को पकड़ती हूँ और अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ ना, तो वो पानी मेरे लिए अमृत बन जाता है। इसीलिए आप भी अपना पानी अमृत बना के पीजिए। आप जितनी बार पानी पीते हो दिन में, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप पानी पी रहे हो, जिस पकड़ते टाइम अपने थॉट सोच लो कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लूंगी, ऐसा सिर्फ सोच के आप पानी पीने लग जाओ। आप देखना आपके लाइफ में ना आपको शिफ्ट फील होने लग जाएगा, आपको रियलिटी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएगी। इसे हम बोलते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन। चंद्रमा में, पानी में इतनी ताकत होती है कि आप जो सोचते हो ना, उसको वो बहुत जल्दी अपने अंदर खींच लेता है, और जब आप उसको पीते हो, उसको ग्रहण करते हो, तो वो आपके लाइफ में भी वैसे ही चेंजेस आने लग जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है लिखने का तरीका। एक डायरी डालिए और कोशिश कीजिए उस डायरी को सबसे छुपा के रखो। जो भी दिमाग में आता है सब चीज़ों को लिखते जाओ और रिपीटेडली लिखो। एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि जो भी बनना है उसको कॉन्फिडेंटली सोचना है और उसको लिखना है, तो भी आप देखना धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस होने लग जाएंगे। और एक तरीका है, आप अपनी बर्थ डेट, यानी कि आप 19 को बॉर्न हुए हो, तो हर महीने की 19 को आप ये रिचुअल करना स्टार्ट करो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो। 1-2 साल के बाद में आप उस डायरी को पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार 99% चीज़ें तो मेरी हो गई है। तो यदि आपको भी मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं है ना, तो एटलीस्ट मेरे कहने पे ये करना शुरू कर दो, तो आप खुद 1 साल बाद में इस वीडियो पे आके बोलेंगे कि हाँ, हमने ये प्रोसेस करी और हमारी रियलिटी भी चेंज होने लग गई। मैंने अभी आपको बताया कि आपको उस डायरी को छुपा के रखना है, तो आपने सोचा कि मैंने उसको छुपाने का क्यों बोला? क्योंकि जब कोई भी इंसान आपके ड्रीम्स पढ़ता है, या फिर आपके ड्रीम्स के बारे में सुनता है, या फिर आपके अचीवमेंट्स के बारे में सुनता है, तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि इस जगह पे तो मैं भी हो सकता था, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर अरे वाह, इसने तो ये कर लिया, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। देखो, लाइफ में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जब नेगेटिव लोगों के पास में बैठोगे तो आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, वही आप जब पॉजिटिव लोगों के पास में बैठोगे तो पॉजिटिव भी सोचने लग जाते हो। वैसे ही यदि कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव सोचता है तो वो चीज़ें आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, और यदि कोई इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है तो वो चीज़ें आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। आप 1 मिनट का पॉज लीजिए और सोचिए कि आपके सराउंडिंग में कितने ही लोग होंगे जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते होंगे। मुश्किल से 2-4 लोग याद आएंगे, उसमें से 2, एक तो आपके मम्मी और एक पापा, और मुश्किल से 1 आधा कोई भाई निकल जाए या दादा दादी में से कोई निकल जाए, बट मोस्टली लोग। वही मैं आपको पूछूंगी, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके बारे में इस समय पे नेगेटिव सोचते होंगे? तो आपके पास एक लिस्ट होगी कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। इसी से आपको समझ आना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ रुकती है। देखो, जब इतने लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो हमें नज़र लगने लग जाती है, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें उस नज़र से बच के भी रहना है, और साथ ही साथ समय समय पे उस नज़र को उतारते रहना चाहिए। नज़र से बचने के ना 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपनी अचीवमेंट्स जितना हो सके उतना छुपा लो। यदि आपने कॉलेज टॉप किया, आप खुद से लोगों को ना बताओ। यदि आपका कुछ अच्छा हुआ, आप कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना बताओ, आधी प्रॉब्लम्स आपकी उधर ही सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज़, यदि आप अपने पास एक क्लोव रख के रहना स्टार्ट करते हो ना, जैसे कि आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो और एक क्लोव रख लिया और घर के अंदर आने से पहले आपने उसे फेंक दिया, तो जिस भी इंसान ने जितना भी नेगेटिव आपके बारे में सोचा होता है, तो वो सारी नज़र क्लोव को लगती है, आपको नहीं लगती, और आप उसको बाहर फेंक के आते हो। यानी कि आप सारे लोगों की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को बाहर ही फेंक के आते हो।
दूसरा, मान लीजिए आपको नज़र लग गई, ये सब करने के बाद में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, तो हम कैसे उस नज़र से बच सकते हैं, यानी कि हमें कैसे उस नज़र को रिमूव करना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है। आपको करना क्या है, आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है, उस पानी को अपने ही हाथों में पकड़ के अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और अपने घर के बाहर जाके उस पानी को आपको गिरा देना है। ऐसा करने से ही आपको रिलैक्स फील होने लग जाएगा और आपको खुद को फील हो जाएगा कि आपकी बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है। इसीलिए नज़र को जस्ट एक बहाना, एक वहम या फिर एक तर्क मत समझिए कि ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। रियलिटी में भी नज़र आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करवा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शिव जी को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, हम हमारे विशेस कैसे उनसे मनवा सकते हैं, वैसे ही यदि आपको पावर चाहिए तो आप हनुमान जी से कैसे अपनी विश मना सकते हैं। आइए उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। हनुमान जी से विश मनवाने का ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जो चीज़ हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, क्या आप जानते हो वो क्या है? हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद होता है। अभी आपको करना क्या है, आपको चमेली का तेल लेना है और सिंदूर लेना है और चमेली के तेल में सिंदूर को आपको घोल लेना है। ये मिश्रण बनने के बाद में आपको कोशिश करना है कि आपके घर के आसपास कोई बालाजी का मंदिर हो, कोई हनुमान जी का मंदिर हो, तो आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाके उसमें से आधा सिंदूर आप वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को लगा दीजिए। यदि वहाँ पे ये अलाउड ना हो तो वहाँ पे आधा सिंदूर आप रख के आ जाइए और वही आधा सिंदूर भगवान से अपनी विशेस को प्रे करते हुए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए वहाँ पे खड़े होकर प्रेयर्स कीजिए और उस सिंदूर को अपने घर ले आइए और डेली अपने सर पे उसका तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखना जैसे जैसे आप तिलक लगाओगे ना, आपके लाइफ में पावर, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। वही यदि मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ एक शब्द चैंट करना है और आपके लाइफ में उस शब्द को चैंट करने से पैसों की बारिश हो सकती है, तो आप सब लोग सोचोगे कि अरे यार ऐसा तो नहीं होता होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना होता है। माता लक्ष्मी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र होता है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो मंत्र बोलते ही 99.99% लोगों को याद हो जाएगा। वो मंत्र है श्रीम जी। एक ही मंत्र है, एक ही शब्द है। आपको करना क्या है, आपको अपने वीनस माउंटेन को दबाते हुए 11 बार श्रीम बोलते हुए सोना है। जैसे कि आप सो रहे हैं, आपको चाहिए कि बहुत सारे पैसे आए आपके लाइफ में, तो आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंटेन को, हमारे थंब के नीचे का पर्वत होता है शुक्र पर्वत। शुक्र किससे कनेक्ट होता है? माता लक्ष्मी से। माता लक्ष्मी का ही प्लेस हाथ का, माता लक्ष्मी का ही मंत्र और समय भी वो। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा रात को की जाती है। आप देखिए दुकानदार गले में नोट कब गिनता है? रात के टाइम पे गिनता है। गला खाली कब करके लाता है? रात को करके आता है। या मोस्टली लोग अपने बही खाते का काम भी जो होता है ना, वो रात को करते हैं, क्योंकि रात को पैसा गिनने से लक्ष्मी जो है वो कम स्पेंड होती है, यानी कि पैसे का खर्चा जो है वो कम खर्च होता है। अब हमें करना क्या है, रात को सोने से पहले जब आपको लगे कि हाँ यार अब तो नींद आ ही रही है, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंटेन को दबाते हुए श्रिम 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 इस तरीके से 11-21 बार आपको चैंट करना है। ऐसा चैंट करोगे ना तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा कि आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाओगे और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखने लग जाएगी फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड। इसी के साथ मैं आपके साथ एक ऐसा मंत्र शेयर करूँगी जो आपने बहुत कम सुना है, यानी कि आपको नहीं पता कि वो मंत्र कैसे चैंट करते हैं और साथ ही साथ उसका फ़ायदा क्या होता है। आप देखो, यदि आप अपने लाइफ में ना एक स्टेगनेंट पॉइंट पे आ गए, जो कि काफ़ी लोगों को फील होता है कि हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, हम जहाँ पे हैं वो अच्छी जगह है लेकिन हमें ग्रोथ चाहिए, हमारे लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाए। तो यदि आप भी उनमें से एक हो जो ये चाहता है कि उनके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हट जाएं, उनको किसी तरीके की नज़र ना लगे और एज वेल एज उनके लाइफ में स्टेगनेंट पॉइंट ख़त्म हो और वो एक ग्रोथ की तरफ बढ़े, तो ये तारा मंत्र आप यदि 33 डेज तक 11 टाइम्स चैंट करते हो ना, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। आपको ये मंत्र रात को सोने से पहले या फिर उठते टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे, जब ना तो दिन हो ना ही रात हो, उस टाइम पे यदि आप चैंट करते हो तो आपके लाइफ से नज़र रिमूव होती है, आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हैं और आपका स्टेगनेंट पॉइंट भी ख़त्म हो जाता है। तो 33 डेज तक ये प्रयोग आप ट्राई करके ज़रूर देखें।
आपने कई बार सुना होगा कि लड़की मांगलिक है तो लड़के से शादी ना करवाओ, या फिर लड़का मांगलिक है और लड़की नहीं है तो शादी मत करवाओ, या तो शादी टूट जाएगी या दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। यदि आपने भी ये सब सुना है ना, तो आइए इसका एक लॉजिकल रीज़न जानते हैं और ये वहम तोड़ते हैं कि मांगलिक इंसान नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं यही बताती हूँ कि मेरे फादर मांगलिक हैं और मेरी मदर नॉन मांगलिक है, और उनकी मैरिज को ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए। दोनों बहुत हेल्दी हैं, टच वुड, और दोनों की मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी है। इससे हमें क्या समझ आता है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करवाना कभी भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती। पुराने टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को मना करते थे, उसके पीछे उनका ही एक कारण होता था। मांगलिक इंसान जो होता है ना, वो हाइपर एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर चीज़ों को करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। वहीं यदि कोई इंसान नॉन मांगलिक है तो वो थोड़ा सा लेज़ी होता है और उसको ये होता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल कर लेंगे। वहीं मांगलिक इंसान क्या करता है कि आज नहीं तो कल नहीं, आज नहीं मैं अभी करूँगा उस काम को। तो इसीलिए थॉट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए पुराने टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स बोल दिया करते थे कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी मत करवाओ। और दूसरा, मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से जब हम करवाते हैं ना, तो जो मांगलिक इंसान होता है वो हमेशा नॉन मांगलिक इंसान को रूल करता है, यानी कि वो चाहता है कि लाइफ के जो भी डिसीजंस हों उनमें से 90% डिसीजन वो ही ले, जिसके कारण कई बार थोड़े से इंसान के साथ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिज चलेगी नहीं या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। मांगलिक और नॉन मांगलिक का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप किसी मांगलिक लड़के या मांगलिक लड़की से शादी करते हो तो समझ लीजिए आपको जीवन में थोड़ी उसकी बातें माननी होगी ताकि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले। यदि आप मांगलिक हैं या फिर आप नॉन मांगलिक हैं और आपके पार्टनर मांगलिक या नॉन मांगलिक हैं, तो उनको ये रील ज़रूर भेज दें। इसी के साथ दूसरा वहम भी है। कई बार लोग बोलते हैं, और मैं भी बचपन में सुनती थी, कि आप इस तरीके से अपना हाथ मिलाओ और यदि आपके हाथ में चांद बनता है तो समझ लो आपकी गोरी बीवी आएगी, या फिर आपका हस्बैंड बहुत सुंदर होगा, या फिर आपकी लव मैरिज होगी। गाइज, तीनों ही चीज़ें गलत हैं। यदि हम इस तरीके से मिलाते हैं और चांद मिलता है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि ऐसा इंसान बहुत बड़े दिल वाला होता है। यानी कि उसकी पॉकेट में यदि 100 रुपये हैं और उससे आप 90 रुपये मांग लोगे ना, तो वो 90 के साथ 1 रुपये आपको टिप भी देता है। इतना बड़ा दिल होता है उस इंसान का। और साथ ही साथ ऐसे इंसान को लाइफ में धोखे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो इंसान समझता है कि जैसा उसका दिल है वैसे ही सामने वाले का दिल है। तो यदि आपके भी हाथ में ऐसा करने से चांद बनता है तो समझ लीजिए किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना और अपनी जिंदा दिली अपने आप को ही दिखानी है, लोगों में नहीं बांटनी है। इसी के साथ हम बोलते हैं कि कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी मत कराओ। कई बार बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हमने हमारा लड़का चूज कर लिया या हमें हमारी लड़की पसंद आ गई, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो पेरेंट्स को जब बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी कुंडली मैच करवाते हैं और पंडित जी बोल देते हैं कि कुंडली में तो सिर्फ 10 गुण मिलते हैं, और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो ब्रेकअप करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करें जिसके साथ उनके काफ़ी अच्छे गुण मिलते हैं। यदि आप भी ये करते हो अपने बच्चे के साथ, या आपके भी पेरेंट्स ये करने वाले हैं या कर रहे हैं आपके साथ, तो उनको ये क्लिप ज़रूर दिखाओ। देखो, गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट इस ज़माने में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पुराने टाइम में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जहाँ पे जो आदमी बोलता था वही फॉलो किया जाता था। इसीलिए हम ये चाहते थे कि यदि आदमी को चाय पीनी है, गुण ज़्यादा मिल रहे हैं, तो औरत भी चाहेगी कि उसको भी चाय पीनी है, तो मेल मिलाप बन के और अच्छी मैरिज लाइफ चलेगी। डिसीजन आदमी का होगा बट औरत की भी वही पसंद होगी, इसीलिए हम गुण मिलान किया करते थे। आजकल गुण मिलान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैटिबिलिटी चेक करना, दोनों की कुंडलीज चेक करना कि दोनों सेक्रीफाइस, दोनों एडजस्टमेंट करना जानते हैं या नहीं जानते। एक को चाय पीनी है और दूसरे को कॉफ़ी पीनी है, तो सुबह चाय और शाम को कॉफ़ी पी के कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो यदि आप भी अपने बच्चों की शादी इसलिए नहीं होने दे रहे कि उनके गुण नहीं मिल रहे हैं, तो ये आप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हो। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, उनका कंपैटिबिलिटी मैच करवाइए, क्योंकि गुण मिलान का मतलब होता है कि चॉइसेस का मिलान। गुण मिलान का मतलब ये नहीं होता कि मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चले। मैंने ऐसी भी मैरिज चलते हुए देखी है जिसमें सिर्फ 6 गुण मिलते हैं, और मैंने ऐसी भी मैरिज लाइफ टूटते हुए देखी है जिसमें सारे गुण मिलते हैं। इसीलिए ये गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट अब काम नहीं करता है। कंपैटिबिलिटी चेक का मतलब ये नहीं है कि हम गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे गए और हमने हमारे और हमारे पार्टनर का नाम
डाला और उसमें एक कंपैटिबिलिटी मैच होके आ गई। नहीं, कंपैटिबिलिटी चेक की एक प्रोसेस होती है। आपका फर्स्ट हाउस जो आपका लग्नेश होता है और आपके पार्टनर का फर्स्ट हाउस जो उसका लग्नेश होता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और चेक किया जाता है कि दोनों के लग्नेश फ्रेंडली प्लैनेट हो, एनिमी प्लैनेट नहीं हो। तो ये जो होता है ना, वो एक लंबी प्रोसेस होती है। इसीलिए यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो ना, तो कुंडली मैच से पहले कंपैटिबिलिटी मैच ज़रूर करवा लें। और कंपैटिबिलिटी मैच गूगल पे जाके नहीं होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके ही होगा। और हाँ, यदि आप कंपैटिबिलिटी मैच करवाने जाते हो या फिर कुंडली चेक करवाने जाते हो, तो हमेशा ध्यान रखें, आप कुंडली उन्हीं से चेक करवाएं, या तो आप जिनको जानते नहीं हो या फिर जिन पे आप 100% विश्वास करते हो। आपने कई बार सुना होगा कि इस बंदे की कुंडली बांध दी गई, यानी कि उस बंदे के प्लैनेट्स काम करने ही बंद हो गए। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था ना, सिर्फ एक ही पंडित होते थे, एक ही एस्ट्रोलॉजर होते थे और पूरी जात बिरादरी के सारे लोग उन्हीं के पास जाया करते थे। तो कई बार वो पैसों के लोभ में आके किसी और के पैसे देने पे किसी और बंदे की कुंडली जो है वो बांध दिया करते थे, फिर उसके प्लैनेट्स काम करना बंद कर देते थे। तो यदि आपके भी परिवार में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको देख के आपको ये फील होता है कि ये हमसे जेलस फील करता है, ये हम पे नज़र लगाने की कोशिश करता है, या इसको हम नहीं पसंद हैं, तो गाइज़ आप उनसे अपनी कुंडली चेक कभी मत करवाना, क्योंकि हो सकता है वो आपकी भी कुंडली बांध दें और आपके प्लैनेट्स काम करने बंद कर दें। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर महीने या हर हफ्ते किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ। मैं अपने सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप एनुअली एक रीडिंग ज़रूर लो। जब आप एनुअली एक रीडिंग लेते हो ना, तो आप एस्ट्रोलॉजर को बोलो कि हमें हमारे ईयर का एक रोड मैप दे दे। देखो, एस्ट्रोलॉजी को कभी भी इस तरीके से मत लो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपके पास कुछ नहीं था और उसने आपको पूरा साम्राज्य खड़ा करवा दिया। ये कॉन्सेप्ट कभी भी काम नहीं करता है, ना ही ऐसा सोचने से आप एस्ट्रोलॉजर्स पे विश्वास कर पाओगे। आपको एक दिन एस्ट्रोलॉजर गलत लगने लग जाएगा और एस्ट्रोलॉजी भी गलत लगने लग जाएगी। एस्ट्रोलॉजी को एक गूगल मैप के जैसे काम में लो। जैसे गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी आपको एक रास्ता दिखाती है। तो जब भी कोई नया साल शुरू होता है ना, या फिर आप अपने बर्थडे के दिन पे ये प्रोसेस कर सकते हो, जहाँ पे आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनसे ये पूछ सकते हो कि आप मुझे ये सब बता दो कि मेरे किस महीने में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कौन सा महीना मेरा नेगेटिव है, कौन सी महीने में कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए और किस महीने में मुझे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। यदि आप इतनी चीज़ें जान लेते हो ना, तो आप अपनी 95% हर्डल्स को खुद ही रिमूव कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि किस महीने में आपको जॉब चेंज करनी है, किस महीने में आपको रिस्क नहीं लेना है और किस महीने में आपको रिस्क लेना है। तो एस्ट्रोलॉजी को हर महीने चेक करवाने वाली आदत मत समझो। एस्ट्रोलॉजी को एक रोड मैप की तरह काम में लो, एस्ट्रोलॉजी को एक गूगल मैप की तरह काम में लो। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए या फिर झाड़ू किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, और बहुत सारे लोग इन पे हंसते हैं कि ये सिर्फ मिथ है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। गाइस, आपने कभी सुना है कि धनतेरस के दिन पे झाड़ू की पूजा करो, या फिर आपने कभी देखा है कि हमारी मम्मी जब झाड़ू के पैर लग जाते हैं ना, तो हमें बोलती है कि उसके प्रणाम करो, झाड़ू के पैर नहीं लगाते। तो वो लोग ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में और हमारी पुरानी कथाओं में झाड़ू को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। झाड़ू जो है वो नेगेटिविटी दूर करने का काम करती है, जो कि लक्ष्मी का काम है। इसीलिए आप अपनी झाड़ू को कभी भी लोगों को दिखाओ मत और कोशिश करो उसको लेटा के रखो, क्योंकि जब आप खड़ा करके रखते हो ना, तो आपके लाइफ में स्पेंडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, खर्चे ज़्यादा होने लग जाते हैं, पैसा टिकना कम होने लगता है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता ना, तो 2 महीने लीजिए, 1 महीने घर पे झाड़ू खड़ी करके देखिए और 1 महीने लेटा के देखिए। आपको खुद प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही। और इसमें एक ये भी मिथ है कि आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए रात में। देखो, इस वीडियो के पहले मैंने आपको बोला था कि पैसों को मैनिफेस्ट करने का टाइम, साथ ही साथ पैसों को गिनने का जो टाइम होता है वो रात का होता है। तो जब आप पैसों को गिनते हो तो आप एक जगह बैठ के गिनते हो ना, आप चलते चलते तो नहीं गिनते। इसीलिए जब हम शाम को झाड़ू लगाते हैं, हम नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, हम स्पेंडिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। इसीलिए जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसको लगाने का टाइम जो होता है वो दिन का ही होता है। दिन में आप पैसों का लेन देन कर सकते हो, आप पैसे किसी को दे सकते हो, आप किसी से पैसे ले सकते हो, लेकिन रात को आप किसी से पैसे लेते भी नहीं हो और किसी को पैसे देते भी नहीं हो। इसी तरीके से दिन में आप झाड़ू भी लगा सकते हो, लेकिन रात में झाड़ू लगाना मना
किया जाता है, क्योंकि जो इंसान या जिनके घरों में रात को झाड़ू लगती है ना, अक्सर उन लोगों के घर में पैसों से रिलेटेड दिक्कत देखी जाती है। और इसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है। जब हम रात को झाड़ू लगाते हैं ना, तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट की एयर में घुल जाते हैं और हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, और अच्छी सोएंगे ही नहीं तो अगले दिन अच्छे काम कैसे करेंगे। इसीलिए इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, एक साइंटिफिक रीज़न भी है और प्रैक्टिकल रीज़न भी है। इसीलिए हमेशा अपनी मम्मी, ताई, दादी की बातों को इग्नोर करना भी सही नहीं होता। उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न जानिए और उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हमें ये तो पता लग गया कि झाड़ू जो है वो हमें पैसे देने या हमसे पैसे छीनने का हक रखती है, वैसे ही ना आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाला चीज़ हमारा मोबाइल, वो भी हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे अकाउंट्स किससे लिंक है? हमारे फ़ोन नंबर से। हमारे हाथ में पूरे टाइम रहता क्या है? हमारा मोबाइल। हम हमारी चीज़ें कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमें कंपनी में इंटरव्यू देना है, हमें कहीं पे अपना रिज़ाइन डालना है या कहीं पे अपना फॉर्म फिल करना है, सारा काम कहाँ हो रहा है? हमारे फ़ोन में ना। तो हमें हमारे फ़ोन को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन पॉजिटिव रहेगा ना तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगी। मोबाइल को पॉजिटिव रखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले, बाथरूम या वॉशरूम में फ़ोन ले जाना बंद कर दीजिए। ये सुन के सबको झटका लगेगा, बिकॉज 90% लोग ये करते हैं। लेकिन आप अपना मोबाइल फ़ोन जब बाथरूम या वॉशरूम में लेके जाते हो तो आपके खर्चे होने लग जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। सेकंड, कोशिश कीजिए अपने मोबाइल कवर के पीछे एक मोर पंख ज़रूर रखें। जैसे कृष्ण भगवान अपने सर पे मोर पंख रखा करते थे। अब ये ज़माना नहीं है कि आप अपने सर पे मोर पंख लगा के चले जाओ, सब लोग हंसेंगे आप पे। लेकिन आप अपने मोबाइल कवर के पीछे तो डाल सकते हो, क्योंकि मोर पंख जो होता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। तीसरा, कोई भी ऐसा ऐप आपके फ़ोन में है जो कई टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, तो उसे भी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है। जब भी कोई चीज़ जो हमारे काम की नहीं है हम उसको हमारे सराउंडिंग में रखते हैं ना, तो वो हमारे लाइफ में एक स्टेगनेंट पॉइंट क्रिएट करने लग जाते हैं, हमारे लाइफ में रुकावटें आने लग जाती है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि कोई भी ऐप जो आप डेली यूज़ में लेते हो या एटलीस्ट हफ्ते में एक बार यूज़ में लेते हो, उसको अपने फ़ोन में रखो। लेकिन कोई भी एक ऐसा ऐप जो महीनों महीनों तक काम नहीं आ रहा, उसे अनइंस्टॉल कर दो आज ही। ये 3 प्रोसेस फॉलो करके अपने मोबाइल को आप पॉजिटिव बना सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि एस्ट्रोलॉजी एक वहम या फिर कही कहाई बातों पर निर्भर नहीं करती, वो भी एक फैक्ट पे आधारित है। वहाँ पे भी कुछ नियम, कुछ कानून लगते हैं और वहाँ पे भी एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। तो अगली बार एस्ट्रोलॉजी को गलत कहने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचना। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं, उनको अपनी लाइफ में फॉलो करके ज़रूर देखना, क्योंकि वो फॉलो करने से आपके लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, इसकी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। थैंक यू सो मच JHS टॉक शो मुझे इनवाइट करने के लिए। आशा करती हूँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हम आगे भी और सारे शोज़ करेंगे और इनके YouTube चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिलेगी अलग अलग क्रिएटिविटी और अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उनको देखना भी बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपने फेवरेट भगवान का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।